हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। और क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो होपफुली आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी यानी क्लास नंबर 2 है, जहां पे हम मॉक टेस्ट के बारे में यानी उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो बार बार प्रीवियस में रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये हमारी नई प्लेलिस्ट है। इससे पहले हमारी एक पुरानी प्लेलिस्ट हो चुकी है जहां पे हमने सीडीपी को टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश किया है ना। देखो, आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे होंगे तो नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है, तो तैयारियां आप अभी से करिए, तभी आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो चलते फिर, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और नोट्स बनाते रहेगा, क्योंकि होता क्या है, एक टाइम के बाद में जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, रिवाइज करके जाते हैं, तो तैयारियां और बेटर होती हैं जब आप पढ़ के जाते हैं, रिवाइज करके जाते हैं, है ना। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। वही होता है कि जब आप खुद से पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आपकी एक अप्रोच डेवलप होती है ना। चलते फिर फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समझ में आपको पूरी क्लास आ जाएगी होपफुली अच्छे से। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जवाब देने की आप कोशिश जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे नेगेटिव पॉइंट पूछ लिया गया है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी का मतलब क्या है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी इसका मतलब क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। कि देखो, समावेशी का मतलब होता है कि आप सभी बच्चों को, चाहे बच्चे के अंदर कोई विकार है, चाहे डिसलेक्सिया है, चाहे डिस्पैक्सिया है, कोई भी विकार हो सकता है, मतलब तो उसको क्या करना है, आपको अलग नहीं रखना है, सेपरेट नहीं करना है। क्लासरूम में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है। ये समावेशी शिक्षा होती है कि आपको सभी को एक साथ लेके चलना है। क्लियर इतनी बात? तो कहा गया है समावेशी शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमको जाना है निगेटिव पॉइंट के साथ में। पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन को और बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए, लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में समावेशी, देखो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, जहां पे चारों ऑप्शन कभी कभी हमको बेटर दिख सकते हैं, लेकिन हमको जाना है बेस्ट के साथ में। क्लियर नहीं बात? देखो, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो अलगाव ना करे। मतलब बिल्कुल सही बात बोली गई है कि समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि ऐसे में, देखो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जो है शिक्षण में अलगाव ना करे, यानी सभी लोगों को एक साथ पढ़ाना है। वहां पे अलग थलग आपको सेपरेट नहीं करना है, चाहे बच्चों के बुद्धि के अकॉर्डिंग या उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग नहीं। कभी कभी अलग कर देता है कि होशियार बच्चे एक साथ बैठेंगे, वीक बच्चे, कमजोर बच्चे एक साथ बैठेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सभी को एक साथ लेके चलना है। तो वही बात इसमें बोली गई है कि आपको अलग थलग नहीं करना है ऑप्शन नंबर में। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव बात है हमारी। आगे चलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन करे। बिल्कुल सही बात है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता का समर्थन कर सके। देखो, यहाँ पे वही बात बोली गई कि सभी को एक साथ और बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ाना है, और सभी को एक साथ तरीके से, मतलब अलग थलग बिल्कुल सेपरेट नहीं करना है, चाहे उनकी जातिवाद के अकॉर्डिंग, चाहे उनके पास पैसा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, सभी को एक साथ लेके चलना है एज अ टीचर, अगर आप समावेशी शिक्षा का पालन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैलियों में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो सहयोग को बढ़ावा देती है। किस चीज को? सहयोग को बढ़ावा देती है, यानी आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिस्कशन करा रहे हो तब भी सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए कि सारे बच्चे आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां से क्या होगा, उनकी लर्निंग बेटर होगी, उनका संज्ञान बेटर होगा जब वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे ना। तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे ऑप्शन नंबर 4 पे। लिखा हुआ है कि एक समावेशी कक्षा निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। देखो, इस ऑप्शन में एकदम गड़बड़ बात कही गई है कि निश्चित पाठ्यचर्या का मतलब एक जैसी पाठ्यचर्या का यूज करना। ऐसा क्यों हो सकता भाई? जैसे बच्चा है आपको उस अकॉर्डिंग अपना लेक्चर मेथड देना पड़ेगा ना, टीचिंग लेसन प्लान भी बनाना पड़ेगा। जैसा बच्चा है, जिस तरीके से बच्चे को समझ में आ रहा है, मान लीजिए जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, जो होशियार बच्चा है, वो तो आसानी से समझ जाएगा, लेकिन बाकी बच्चे हैं वो आसानी से कैसे समझेंगे? तो उनके लिए आपको डिफरेंट टाइप के टीचिंग लेसन प्लान या डिफरेंट टाइप के जो है मतलब मटेरियल पेश करना पड़ेगा उनको समझाने के लिए। तो एक ही तरीके के लिए निश्चित नहीं है पाठ्यचर्या है, आपको अलग तरीके से डिफरेंट टाइप से पाठ्यचर्या यूज करनी पड़ेगी। और मानक मूल्यांकन पर केंद्रित नहीं होती, मतलब डिफरेंट टाइप के आपको हर तरीके का जो कंटेंट यूज करना पड़ेगा, हर तरीके के एग्जाम्पल यूज करने पड़ेंगे बच्चों को समझाने के लिए, अगर आप सभी को साथ में लेके चलते हो। तो यही हमारा निगेटिव पॉइंट है। और हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ में, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। देखो,
अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, बेटर तरीके से और समझने की कोशिश कर रहे हो, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा और आप अटेम्प्ट कर जाओगे। अगर आप मेरे से कनेक्ट हो तो मैं देखो, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा हूं, मैंने इतने वीडियो दे दिए हुए हैं जो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस में बार बार रिपीट होते हैं, 100 टाइम वही रिपीट होते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट देख लें सारी सारी, तो 100% आप सीटेट क्लियर कर जाओगे, गारंटी है मेरी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे और समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया है। आई होप आप जवाब जरूर दे पाओगे इसका कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अभिकथन क्या कह रहा है। देखो, अभिकथन 1 में लिखा हुआ है, शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपना ज्ञान स्वयं निर्मित करते हैं। बिल्कुल सही बात, यहाँ पे पॉजिटिव बात बोली गई है कि आपको जो पहले से आता है, मतलब जो चीजें आपको पहले से आता है, जिन चीजों का आपको पहले से नॉलेज है, उनके आधार पे चल के आप और नॉलेज को गेन करते हो, है ना। यानी पुराना ज्ञान जो होता है, पुराना नॉलेज जो होता है, नई चीज को सीखने में हमारी मदद करता है। क्लियर थी बात? तो ये तो ट्रू है, यानी पॉजिटिव पॉइंट है हमसे। चलिए, ये बात पूछी गई थी। अब आप कारण में चलते हैं कि इसका रीजन क्या है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ संबंध बनाना शिक्षार्थियों को सूचना को अर्थपूर्ण रूप से संसाधित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि जो है, जब आप नई जानकारी को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे पुराना ज्ञान जो होता है वो हमें मदद करता है अर्थपूर्ण रूप से, यानी मीनिंग मेकिंग लर्निंग के। अगर आप लर्निंग अच्छे से कर रहे हो, सीख रहे हो उसको, तो वहां पे पुराना नॉलेज जो होता है वो हमें सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है। तो क्या बोलेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी जाएंगे हम ए के साथ में। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम पॉजिटिव है कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मतलब अभिकथन तो सही है, कारण उसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। देखो, पहले आपको पता है सीटेट का सिलेबस जो है वो बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा इन्होंने डिफरेंट कर दिया है। चलिए चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, अगर नहीं भी समझ में आ रहे होंगे तब भी आपकी एक अप्रोच डेवलप होगी और वहां पे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, 110% गारंटी है ये, है ना। और अगर पैराग्राफ की बात करें, जैसे मान लीजिए जब आप हिंदी पैरोलॉजी पढ़ लेते हैं या गद्यांश और पद्यांश जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, उनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैटर्न सेम रहता है, अगर आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से वहां पे गद्यांश और पद्यांश का कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि एक शिक्षक छात्रों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना चाहता है। मतलब एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है, छात्रों में संज्ञानात्मक विकास, उनका दिमाग बेटर हो जाए, उनका संज्ञान जो है वो बेटर हो जाए, उसके लिए क्या करता है, इसे प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। यानी टीचर जो है एक बच्चे का संज्ञान, उसका दिमाग, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जिस तरीके से उसकी मेंटल एबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहता है, ऐसे में उस टीचर को क्या करना चाहिए, सख्त कक्षा वातावरण प्रदान करना, रटने को प्रोत्साहित। को रटना जहां पे आए तुरंत काट दो, आप रटने पे जाना ही नहीं, आपको जाना है एकदम क्रिएटिव ऑप्शन के साथ में जहां पे आपको बच्चा एक्टिव दिखे। लिखा हुआ है समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, केवल परीक्षाओं पर ध्यान देना, केवल परीक्षा कराते रहो, पढ़ाना कुछ भी नहीं। ऐसे में कभी हो सकता है आपको सख्त वातावरण नहीं देना है, आपको बच्चा आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, है। आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट दो कि बच्चा आपसे बोल तो सके एटलीस्ट, है ना। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। यानी यही ऑप्शन हमारे पास बेटर है कि प्रॉब्लम आ रही तो कहां पे आ रही है, उसको सॉल्व कैसे किया जाए, बच्चे का आकलन करिए कि बच्चे को आता कहां तक है, उसने सीख कहां तक लिया है ना। तो हम जाएंगे 3rd ऑप्शन के साथ में, यही हमारा एकदम क्लियर ऑप्शन है। चलिए, आई होप आपको 3rd भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या। थोड़े बड़े क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं सिंपल आपको कराता रहूंगा तो आप पढ़ते तो रहोगे, लेकिन वही बात हो जाएगी, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो फिर आप कैसे करोगे। तो इस बार इस सेशन में मैंने थोड़े बड़े क्वेश्चन रखे, ऐसा नहीं, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। यहाँ पे पढ़िएगा, अगर आपने ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो आई होप आपकी एक अप्रोच डेवलप जरूर हो जाएगी। और आप अगर आपने जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 15 क्वेश्चन तक सही कर लिए अप्रॉक्स, तो वहां पे आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मान लीजिएगा आप जरूर पास कर जाओगे सीटेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि रवि एक शिक्षक है जो अक्सर प्रश्नोत्तरी आयोजित करते हैं। यानी रवि एक टीचर है जो क्या करते हैं, प्रश्न मंच प्रतियोगिता या प्रश्न पूछने की जो क्या नाम प्रश्नोत्तरी होती है, जहां पे बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो वो सभा आयोजित करते हैं, छात्रों को अपने काम का आत्म आकलन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी छात्र जो हैं वो खुद से अपना आकलन करते हैं कि हम कितने पानी में हैं। भाई, जब सामने वाली टीम हमसे क्वेश्चन पूछेगी हमारी टीम से, तो हम बताने की कोशिश करेंगे और अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि हमको कहां तक आता है, हम खुद का आकलन कर पाएंगे ना।
सेल्फ असिस्टमेंट। और आगे लिखा हुआ है और उनकी अधिगम की प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। वह अपनी शिक्षण रणनीतियों को संशोधित करने के लिए इन आकलनों का उपयोग करते हैं। कौन से आकलन का उपयोग कर रहे हैं? जब बच्चा खुद के लिए सीख रहा होता है। देखो, अधिगम का आकलन होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है, अधिगम के रूप में आकलन होता है, या संकल्पना, क्या लिखा हुआ है, संकलनात्मक आकलन। ये तो गलती लिखा, पहली बात तो है। तो अधिगम के रूप में आकलन, इसकी बात यहाँ पे करेंगे। देखो, यहाँ पे अधिगम का आकलन नहीं, यहाँ पे बच्चा खुद के बारे में आकलन कर रहा है ना। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम क्या होता है? जब आप रूल रेगुलेशन के थ्रू कोई चीज सीखते हो, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? टीचर बच्चों को अधिगम के लिए आकलन कराने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम जाएंगे बी के साथ में। देखो, ये सारी सारी ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट, है ना। मैं अपने पास से, ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन को अपने पास से बना रहा हूँ। हो सके तो देखो मजे से पढ़ो यार मेरे भाई, है ना। टाइम पास बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वही है, टाइम पास करने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो यार थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, ताकि एक ही बार में सीटेट क्लियर हो जाए, बार बार आपको सीटेट देना ही नहीं पड़ेगा, है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, एक बार सीटेट दे दो बस, बार बार देना ही नहीं है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं केवल, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 और जवाब जरूर दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करिए हमें कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों के समावेशन के लिए, यानी जो ऐसे समाज से आए, ऐसे वर्ग से आए जिनकी ना तो आर्थिक स्थिति ठीक है, और ना ही उनके घर में कोई एजुकेशन का महत्व है, ना ही वो पढ़े लिखे हैं, ऐसे परिवारों से आने वाले बच्चों छात्रों के लिए समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। मे बी ये ठीक बात है। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित करना और प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल गलत बात है कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित क्यों करोगे, हैं? ऐसा थोड़ी ना करना है आपको, रूढ़िवादिताओं तो खत्म करना है आपको। सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव नहीं करना है, सभी को साथ में रखना है। कोलैबोरेटिव डिस्कशन, सहयोगात्मक अधिगम कराना है आपको, अलग थलग बिल्कुल भी नहीं करना है। कक्षा में छात्रों का समान क्षमता वाले समूह में विभाजित करना, ये भी गलत बात है। आपको सारे बच्चों को एक साथ रखना है, ऐसा नहीं कि जो मेंटल एबिलिटी यानी जिनमें समान क्षमता वाले बच्चे हैं उनको अलग करना है और जो वीक बच्चे हैं उनको अलग करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना एज अ टीचर, है। तो समावेशन के लिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1 जो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, यानी जागरूक करोगे बच्चों को, दुनिया भर की बातों से जागरूक करोगे, जो परंपराएं चल रही है उनके प्रति जागरूक करोगे, और संवेदनशीलता को बढ़ावा दोगे कि आज का टीचर जो है वो संवेदनशील होना चाहिए। क्योंकि बच्चे के सामने जब टीचर संवेदनशील रहेगा तो बच्चा अपनी बात को रख पाएगा ना, कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो क्वेश्चन को पूछ पाएगा। जब वो क्वेश्चन को पूछ पाएगा तब आप क्वेश्चन को बता पाओगे, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब वो आप जान ही नहीं पा रहे हो कि बच्चे को मार डांट के भटकार के आप बैठाले हुए हो चुपचाप, तो बच्चा कहां से पूछेगा आपसे और कहां से वो पढ़ पाएगा, है ना। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ में, यही हमारा एकदम क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात बोली गई है? विविध, क्या लिखा हुआ, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि टीचर जो है उसको क्या नहीं करना चाहिए छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय। यानी टीचर जो है जब बच्चों के साथ में पढ़ा रहा हो या बातें कर रहा हो, कुछ डिस्कस कर रहा हो, उस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए? बहस और चर्चा को प्रोत्साहित। देखो, हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। क्या पूछा गया? हमसे निगेटिव पॉइंट पूछा गया है। बहस और चर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है बात, आप डिस्कस तो करोगे भाई, ऑब्वियसली आप कोई बात है, कोई चर्चा हो रही तो चर्चा तो मतलब डिस्कशन तो करोगे आप, हैं। अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन भी करोगे, ठीक बात है। अपने विचार, अपने पूर्वाग्रह जो आपके अनुभव हैं उनको तो आप शेयर करोगे, ठीक बात है, ये भी पॉइंट पॉजिटिव है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षणिक रणनीति के रूप में अपनाना। ये बात भी एकदम ठीक है कि आप टीचिंग लेसन प्लान या टीचिंग लर्निंग मटेरियल या जो भी पद्धति, यानी जो भी पढ़ाने के लिए जो आप विधि यूज कर रहे हो, है उसमें व्याख्यान विधि जो है वो एकमात्र विधि। ऐसा नहीं कि केवल व्याख्यान विधि के माध्यम से ही आप पढ़ा सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विधियां, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हो, क्योंकि आजकल की लर्निंग जो है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है ना। तो हमारे पास एक ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है कि एक समान पाठ्यक्रम, आप सभी को एक समान पाठ्यक्रम क्यों दोगे, है आपको डिफरेंट टाइप से सिखाना है, तो एक बात एक ही तरीके से क्यों सिखाओगे भाई, यही गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आई होप आप जवाब जरूर दे पाओगे इसका। देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में
कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? यानी यहां पे कौन सी ऐसी तकनीक है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं जिनको दिखता नहीं आंखों से, उनके लिए कौन सी हेल्पफुल रहेगी? देखो लिखा हुआ है जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए कौन सी टेक्निक जो है वो हेल्पफुल रहेगी। हेडफोन रहेगी, मतलब जिनको दिखता नहीं है उनको हेडफोन से क्या मदद मिलेगी। चित्र आधारित वर्कशीट, जब उनको दिखता ही नहीं तो उनको डायग्राम दिखा के क्या फायदा है। श्रवण में मदद, जब उनको दिखता नहीं तो सुनकर के क्या फायदा। पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, देखो ब्रेल प्रणाली का मतलब है जो उभरे हुए लेटर होते हैं, यानी ऐसी बुक्स उनको अवेलेबल कराना जिन पे उभरे हुए लेटर लिखे होते हैं, जिनसे वो क्या करते हैं उनको इस टच एंड फील करके समझ सकते हैं ना, टच एंड फील करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन जो है एकदम बेटर दिखा हुआ है कि जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एक ही उपागम जो है वो सबसे बेटर होता है कि उनके लिए ब्रेल प्रणाली का यूज करना, क्योंकि ब्रेल प्रणाली जो है एक ऐसी विधि है जहां पे आपको टच और फील करके सिखाया जाता है, यानी जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं जिनको आंखों से बिल्कुल दिखता नहीं है। चलिए हम जाएंगे सी के साथ में, क्योंकि सी एकदम बेटर ऑप्शन है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 8 को और जवाब जरूर दीजिएगा कि इसका आंसर जो होगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से, यानी रचनात्मकता यानी जहां पे क्रिएटिविटी हो है। रचनात्मकता का मतलब क्या है, जहां पे क्रिएटिविटी हो, ऐसे के लिए संकेतक कौन कौन से हो सकते हैं। क्या जिज्ञासा, ठीक बात है, जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तभी तो आप काम करोगे हैं। आपके अंदर किसी लक्ष्य को पाने के लिए टारगेट, आप किसी चीज को टारगेट रख रहे हो कि मुझे ये पाना है ना, तो जब आपके अंदर जिज्ञासा होगी तभी आप काम करोगे। स्वतंत्रता का मतलब है आपके अंदर थॉट प्रोसेस तो आ रहे हैं, आप काम कर पा रहे हो, कोई भी उन पे बाउंडेशन नहीं है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो। ठीक बात है, ये भी संकेतक सही है। अनुकूलता, अनुकूलनशीलता का मतलब है एडेप्टेशन, यानी किसी भी इन्वायरमेंट के प्रति आप अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हो, है ना, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हो जहां भी आप जाते हो। तो हमारे पास ये भी एकदम बेटर ऑप्शन है। उच्च स्तर की एकाग्रता, ठीक बात है, आपके अंदर एकाग्रता होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, है ना। आपके मन भाव में वही है कि जब आपका मन उलझन में हो या किसी भी टाइम की डिप्रेशन में, कभी कभी कुछ लोग चले जाते हैं ना, तो उनके लिए क्या होता है वहां पे ज्ञान सहायक होता है, यानी आपका जो आपने सीखा हुआ है वो लर्निंग आपकी सहायता करती है कि मुझे नहीं, मुझे मोटिवेटेड रहना है भाई, मुझे काम तो करना है। तो ये एकाग्रता होनी चाहिए। बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, भाई जब आप क्रिएटिविटी कर रहे हो तो क्रिएटिविटी बार बार अभ्यास करने की, ये यहाँ पे बेटर हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसी के साथ जाएंगे, है ये गलत है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है हमारा एकदम क्लियर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी सी ऑप्शन जो है एकदम क्लियर है और यही हमारी ऑफिशियल आंसर की है। 8th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को, जवाब देने की जरूर कोशिश कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को और बताइएगा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। आई होप आप जवाब जो है जरूर दे पाओगे। देखो अजर्सन यानी अभिकथन ए में क्या बोला गया है। देखिए अभिकथन ए में क्या बोला गया है कि प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, ना कि बच्चों को। देखो भाई आप यहाँ पे क्या हुआ, देखो इजीली आप समझ सकते हो, एज अ टीचिंग ट्रेनिंग की तैयारी आप कर चुके हो तो आपको कॉमन सी बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि प्रभावी अधिगम यानी मीनिंग मेकिंग लर्निंग और इफेक्टिव जो नॉलेज होता है उसके आधार पर कह रहे हैं कि जब आप टीचर ही क्वेश्चन पूछता रहेगा और बच्चों को मौका ही नहीं दोगे तो वहां पे प्रभावी अधिगम कहाँ होगा। ये तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन तो हुई ना, है टीचर सेंटर्ड हो गई। और हमें क्या, जहाँ पे बाल विकास पढ़ रहे हैं, जहाँ पे बच्चा सेंटर में हो, है बच्चे को आपको केंद्र में रखना है, टीचर को नहीं। तो जब बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो गलत हो जाएगा भाई। जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तभी वहां पे प्रभावी अधिगम होगा, आप बच्चों को सिखा तो पाओगे एटलीस्ट। तो ये फॉल्स ही गलत है हमारे पास अभी कथन। तर्क में क्या लिखा हुआ है, बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए भाई, ये गलत बात आ गई। सक्रिय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सक्रिय, यानी बच्चा जहां पे एक्टिव होगा, हमको उस ऑप्शन के साथ जाना है। निष्क्रिय क्यों होगा, तो दोनों ही गलत है हमारे पास। तो क्या जाएंगे, ए और आर दोनों गलत है, हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि ए भी गलत है और आर भी गलत है। भाई अधिगम प्रभावी तब होगा जब बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। टीचर क्वेश्चन थोड़ी, टीचर तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा ऑब्वियसली, बच्चे को मौका तो दीजिए कि वहां पे क्या बात आप बोल रहे हो, क्या समझ रहे हो, वो उसको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने क्वेश्चन को पूछेगा तो आप उसका आकलन कर पाओगे, फिर उस अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाने की कोशिश करोगे, है ना। देखो यहाँ पे अभी क्वेश्चन इसको पढ़ाया हुआ है तो एक बात मुझे याद आ गई, कहते हैं ना कि सक्सेस को पाने के लिए ना सक्सेस, एक लाइन है, सक्सेस को पाने के लिए सपने देखना काफी नहीं होता है, उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है। सफलता को पाने के लिए सपने देखना काफी नहीं होता है, उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है और उस डायरेक्शन के लिए आपको जबरदस्ती नहीं करनी होती है।
जिंदगी आपको खुद रास्ता दिखाती है, लेकिन उन रास्तों पे चलना तो आप ही को है ना? और उस रास्ते में बहुत सारी आपको नेगेटिविटी मिलेगी, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलेंगे। अब उन्हीं को क्रॉस करके जब आप आगे निकलोगे तो उन्हीं के नाम को जीवन बोलते हैं। भाई ऐसी मुश्किलों को क्रॉस करके निकल रहा है तो उन चीजों की आपको अहमियत होगी जब आपको सक्सेस मिलेगी, है ना? तो आपको खुद के लक्ष्य पे फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया भर के लोग क्या कह रहे हैं, है ना? चलिए दोनों गलत है, हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखो फिर से अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखो अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करनी चाहिए। पाठ क्या होता है? पाठ का मतलब होता है मदद, यानी सपोर्ट। जब बच्चा कहीं पे अटक रहा होता है, टीचर उसको थोड़ी सी मदद करता है तो उसको पाठ बोलते हैं, मचान बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, इसका फोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? तो यहाँ पे क्या, तो शिक्षकों को विद्यार्थियों की ठीक बात है, बिल्कुल 100% राइट बात बोली गई है कि शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, बच्चा जहां पे अटक रहा होता है, बच्चे की जरूरत के अनुसार उनको पाठ प्रदान करता है, उनको मदद देता है टीचर। बिल्कुल सही बात है, 110% एकदम गारंटेड बात है ना? आगे तर्क में लिखा हुआ है, सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, आप जीवन पर्यंत सीखते रहते हो एक दूसरे के अनुकरण के द्वारा। कभी अपने से बड़े जो मोर नॉलेजेबल देन अदर हैं उनसे हम सीखते रहते हैं और उन्हीं के अनुकरण के द्वारा हम सीखते रहते हैं। एक सहयोगात्मक अधिगम है ना? तो बिल्कुल सही बात, दोनों बातें एकदम ठीक बात है और ये इसका तर्क भी दे रहा है। तो क्या बोलेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। हम जाएंगे ए के साथ में, फर्स्ट ऑप्शन एकदम क्लियर है 110%। चलिए मारे स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, शिक्षकों को प्राथमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस रूप में देखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बात बोली गई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, शिक्षकों को प्राथमिक स्कूल यानी जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उन कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। क्या उनको हतोत्साहित करना चाहिए कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसे बोलना चाहिए कि तुम तो कभी कर ही नहीं पाओगे, तुमसे कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है। बच्चा जो होता है वो जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है, उसके अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है और 2 से 6 वर्ष की उम्र जो होती है इसमें बच्चे का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत ज्यादा सक्रिय होता है ना? तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि आपको असफलता, जो बच्चे सफल नहीं हो रहा है, बच्चा किसी ना किसी वजह से असफल हो रहा है, तो उसको किस रूप में देखना चाहिए। बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन करना चाहिए कि कम योग्यता वाले हैं, कि बच्चे के अंदर कोई योग्यता ही नहीं, उसके अंदर कम एबिलिटी है सीखने की तो वो सीख ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं बोलना है आपको एज अ टीचर। शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबंध कि टीचर कोई नहीं आता है, ऐसा बोलोगे आप, तभी बच्चा सक्सेस नहीं हो पा रहा है। माता पिता की कम योग्यता यानी माता पिता को कुछ नहीं आता इसलिए बच्चा नहीं सीख पा रहा है, ऐसा कुछ है। स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन यानी स्कूली तंत्र की कार्यशीला यानी जो स्कूल में जो रणनीति चल रही है, जो पढ़ाने की क्रिया, जो एक्टिविटी चल रही है स्कूल में पढ़ाने के प्रति वहां के टीचर्स कैसे हैं, तो उनके जो जो पढ़ाने का तरीका है उसमें चेंज करना है। यानी स्कूली तंत्र की कार्यशीलता, स्कूल में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसको थोड़ा चेंज किया जाए और कुछ बेटर चीजें उसमें डाली जाए ताकि बच्चा और अच्छे तरीके से समझ सके। तो हमको बच्चे को गलत ठहराना नहीं है, बच्चे को ही भगवान मान लीजिए कि बच्चा जो भी है वो सही होगा और चाहे किसी भी चीज को आप गलत ठहरा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। देखो, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, क्या बात बोली गई है। देखो लिखा हुआ है, वह प्रक्रिया ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रोसेस है जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, यानी समाज के द्वारा अपने आसपास के लोगों के द्वारा सीखते हैं। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जहां पे बच्चा जो होता है अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करके, अनुकरण की बात किसने कही है, स्किनर ने कही है। और अभी मैंने बताया LAD के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में, उसके बारे में नॉम चॉम्स्की ने बताया हुआ है कि बच्चा जो होता है जन्मजात क्षमता के साथ में पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि समाज के द्वारा जो आप चीजें सीखते हो तो वो होता है क्या, समायोजन होता है, क्या वो समावेशन होता है, क्या वो अनुकूलन होता है, वो होता है सामाजिकरण, क्या होता है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आप अपने समाज के द्वारा चीजें सीखते हो, है ना, अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करके सीखते हो कि हमसे जो, मतलब कि समाज में जिस तरीके के रूल रेगुलेशन, वहां की बोल चाल जैसी भाषा है उसको आप बिना पढ़े सीख जाते हो। ठीक है, ये आपके अंदर एबिलिटी होती है पहले से ही। तो हम समाज के द्वारा सोशलाइजेशन होती है प्रक्रिया। सोशलाइजेशन के प्रति हम एक आपको टॉपिक दे चुके हैं पहली वाली प्लेलिस्ट में, और ये हमारी नई प्लेलिस्ट है जहां पे क्लास नंबर 2 हो रही है आज। ठीक है, इससे पहले CDP की प्लेलिस्ट हो चुकी है, अगर आपने उसको देखा है तो वो देख लीजिए, नहीं तो आप इस प्लेलिस्ट को देखते रहिए, तैयारी आपकी तब भी बहुत अच्छी हो जाएगी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। देखो, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। जो रचनात्मक को सामाजिक रचनात्मक कक्षा का मतलब है जो बहुत ही बेहतर कक्षा हो, यानी एक एक्टिव एक क्रिएटिविटी वाली कक्षा है, उसके लिए क्या बेटर होगा। निष्क्रिय, निष्क्रिय तो होगा ही नहीं यार, जहां पे सक्रिय हो वहां जाना है आपको, है ना। सक्रिय और व्यक्तिगत, निष्क्रिय और सामाजिक। तो यहाँ पे जब बोला गया है कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा है ना, तो वो सक्रिय और कैसी होगी, सामाजिक होगी, यानी एक्टिव भी होंगे और वहां के लोगों ने सामाजिक करके यानी सोशलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा बहुत सारी चीजें सीखी हुई हैं अपने समाज के द्वारा। इसी की बात हमसे पूछी गई है और यही हमारा बेटर ऑप्शन है, हम जाएंगे सी के साथ में। क्लियर इतनी बात। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखो मैं थोड़ा स्पीड में रहता हूं ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूं, आपको 2 की स्पीड में लगाने की पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे और समझेंगे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में। पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करिए। देखो लिखा हुआ है डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है। भाई जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, मतलब उसको कई, मतलब आपका कोई लक्ष्य हो सकता है, मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य है कि आपको आईएएस बनना है या कुछ टीचर बनना है, जो भी बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपका एक लक्ष्य होता है। तो आप अपने सपनों को क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, पहले मैं नीट पास करूंगा, फिर मैं एमबीबीएस का कोर्स करूंगा, देन हम डॉक्टर बन जाएंगे। मतलब आपका जो लक्ष्य होता है वो एक टुकड़ों में बटा होता है ना। तो उसी की बात यहाँ पे करी गई है कि समस्या को, जो प्रॉब्लम होती है उसको कई टुकड़ों में बांटा गया है लक्ष्य को, और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी जैसे जैसे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के टुकड़े बनाए हुए हैं कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर उसके बाद में मैं ये करने लगूंगा, है ना। आप प्लान करते हैं चीजों को कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, तो उन टुकड़ों को जब आप प्लान कर लेते हो फिर एक एक को हासिल करने की कोशिश करते हो, है ना। तो उसे किस बात में कहा जाए, क्या ये कार्यात्मक स्थिरता है, क्या ये कलन विधि है, क्या ये अनुक्रिया समुच्चय है, या साधन लक्ष्य विश्लेषण है। जब आप टुकड़ों में अपने लक्ष्य को बांट रखते हो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो ये होता है साधन लक्ष्य विश्लेषण, कि आपने अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को टुकड़ों में विश्लेषण कर दिया है, बांट दिया है। हम जाएंगे सी के साथ में। क्लियर। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। फिर से आपके सामने अदर्शन और रीजन का क्वेश्चन आया है और आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 को और जवाब जरूर देने की कोशिश कीजिएगा, हो सके तो। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है कि अभिकथन में क्या कहा गया है, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व मानसिक स्थिति की उपेक्षा करनी चाहिए, क्या लिखा हुआ, संवेगात्मक जरूरतों की भी उपेक्षा कर, मतलब आगे भी लिखा हुआ उपेक्षा करनी चाहिए। अब आप ये बताइए कि बच्चा चाहे कैसा भी हो, उसके मेंटल एबिलिटी जैसी भी हो, आप बच्चा सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो उसकी आप अवहेलना करोगे, उसको आप हतोत्साहित करोगे, उपेक्षा करोगे उसकी। भाई बच्चे के अंदर भी फीलिंग इमोशंस होते हैं, उनकी आप उपेक्षा करोगे तो बच्चा और नहीं बढ़ पाएगा, है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एकदम फॉल्स है कि आपको बच्चे की इमोशंस की कदर करनी है। ऐसा नहीं कि आपको उनको उपेक्षा करनी है, आपको हतोत्साहित करना है कि यार तेरे से तो कुछ नहीं होगा, है, तेरे खानदान में तो किसी ने किया नहीं, तुमसे तो होगा नहीं, बिल्कुल तेरे से तो याद ही नहीं होगा। मतलब उल्टा सीधा आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको बच्चे को सपोर्ट करना है, उसकी स्कैफोल्डिंग करनी है कि बच्चा अटक कहां पे रहा है। चलिए तर्क में क्या लिखा हुआ है कि अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। अकादमिक अधिगम जो होता है, यानी लर्निंग जो होती है, वो संज्ञानात्मक या संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। भाई आज सारी चीजें आपको पता है, चाहे भाषा कौशल की बात करें, चाहे किसी भी चीज के लिए बात कर लीजिए, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है आपका संज्ञान अलग जा रहा है, आपका स्वास्थ्य अलग जा रहा है, आपकी बोली भाषा अलग जा रही है, कुछ भी, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। तो यहाँ पे गलत बात है, दोनों ही फॉल्स है हमारे सामने। चलिए क्या लिखा हुआ, ए और आर दोनों ही गलत है। हम डी के साथ जाएंगे कि ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे और समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बात बोली गई है कि अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए। अधिगम जो है उसको किस प्रकार सुसाधित करना है, ये आपको बताना है कि अधिगम की प्रक्रिया है, यानी आपकी लर्निंग जो है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो और बेटर कैसे हो जाए, यानी आप अच्छे तरीके से और कैसे सीखने लगो, उसकी बात हो रही है। क्या वो अर्थपूर्ण खोज द्वारा, यानी मीनिंग मेकिंग लर्निंग हो रही है, वो जहां पे आप जो पढ़ रहे हो उसका एटलीस्ट आपको मतलब तो पता होना चाहिए। ठीक बात है, मे भी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। भाई प्रतिस्पर्धा, आपको कंपटीशन नहीं करना है कि तुमसे हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा। ऐसा जब आप करते हो तो बच्चा हतोत्साहित होता है ना। आपको कंपटीशन नहीं करना है डेली डेली,
भौतिक पुरस्कार, आपको पुरस्कार दंड वगैरह तो देना ही नहीं है, क्योंकि WHO ने साफ बना कर रखा है कि आपको दंड वगैरह नहीं देना, ना तो आपको पुरस्कार देना है कि बच्चे के अंदर ऐसा कुछ करोगे कि आपको उसको दंड दे रहे हो, मार पीट रहे हो, मुर्गा मुर्गी बना रहे हो, तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है, तो ये भी गलत है। नकारात्मक यानी निगेटिविटी फैलाओगे तो गलत बात है। एक ही ऑप्शन हमारे पास बेटर है कि जो मीनिंग मेकिंग, अर्थपूर्ण, यानी जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, और जो भी आप सीख रहे हो उसको अच्छे तरीके से सीख रहे हो। यानी अधिगम आपका तभी अच्छा होगा जब वहां पे लर्निंग अच्छी होगी, जब आप मीनिंग मेकिंग के द्वारा सीखेंगे, यानी जो आप सीख रहे हो उसका कुछ ना कुछ मतलब है। अर्थपूर्ण अधिगम है, क्या होगा? अर्थपूर्ण अधिगम होगा, उसकी बात करी जाए, अर्थपूर्ण अधिगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ओवरऑल 20 क्वेश्चन है, थोड़ा बोर ना होना यार, बस हो गया, थोड़ा सा पेशेंस और रखिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या लिखा हुआ है? स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल होती है? यानी अपने आप का आप सेल्फ असेसमेंट करते हो, यानी अपने बारे में, अपने नॉलेज को जानने की कोशिश करते हो कि मुझे क्या आता है, यानी अपना आकलन खुद से करते हो। जब खुद से आकलन करते हो तो समायोजन थोड़ी ना होता है, ना वो समावेशन होता है, ना वो अनुबंधन होता है, वो होता है अधिसंज्ञान, यानी अपने आप से अपने संज्ञान को समझने की कोशिश आप कर रहे हो, है ना। समायोजन तो आप कुछ क्या करते हो, किसी चीज में समायोजित करने की कोशिश करते हो। समावेशन का मतलब कुछ ऐड करते हो स्कीमा में, अनुबंधन तो कुछ होता नहीं, यहाँ पे बात नहीं की गई। हमारे पास है अधिसंज्ञान, यानी अपने आप से आप अपने संज्ञान को बेटर या आकलन करने की कोशिश कर रहे हो। चलिए अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, देखेंगे कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन पे बात आई है और लर्निंग पे बात आई है। यहाँ पे देखो प्रेरणा से रिलेटेड यानी मोटिवेशन से रिलेटेड हम वीडियो आपको पूरे दे चुके हैं, टॉपिक बाय टॉपिक। देखो पिछली वाली जो प्लेलिस्ट है वहां पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं आपको, है ना। इस प्लेलिस्ट में देखो लिखा हुआ है कि प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी हमसे पूछा गया है पॉजिटिव पॉइंट कि जो हमारा जो मोटिवेशन है और जो हमारी लर्निंग है उसके बारे में कौन सा सबसे बेटर ऑप्शन है। देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के लिए कारण अभिप्रेरित होते हैं। भाई ये बात गलत है कि बच्चा सजा से डर रहा है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये हो सकता है कि नहीं, शिक्षा सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के लिए कारण अभिप्रेरित हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से अभिप्रेरित होते हैं। सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत बात है। जब आप हमें मोटिवेट करते हैं या हम आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई आपको लक्ष्य तक जरूर पहुंचना है, तो आपके अंदर थोड़ी सी वो मोटिवेशन आता है, थोड़ी सी अभिप्रेरणा, हाँ यार मुझे तो करना है भाई, लाइफ ऐसे नहीं कटने वाली, जीवन ऐसे नहीं चलने वाला, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन का काम है, ऐसी बात नहीं करना, उसकी जरूरत क्यों नहीं होगी। लिखा हुआ सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से, ये बात एकदम गलत है कि बच्चा तब मोटिवेटेड, आंतरिक मोटिवेशन होगा ही नहीं जब आप बाहर से मोटिवेट कर रहे हो, है ना। बच्चा तभी सबसे ज्यादा क्रिएटिव होगा और सीखेगा तभी ज्यादा तरीके जब उसके अंदर वो अंदर से मोटिवेट हो, मतलब उसके अंदर से भाव हो, उसकी जिज्ञासा हो कि मैं ये आज सीखूंगा, मतलब मैं आज ये टॉपिक या वीडियो देख के रहूंगा, मैं आज ये सेशन पूरा कंप्लीट करूंगा, ये मैं आज ये 20 क्वेश्चन पढ़ूंगा पूरा। जिसके अंदर से जिज्ञासा है पढ़ने के प्रति या किसी काम को करने के प्रति अंदर से जागरूक है बच्चा, तो वो जरूर सक्सेस को पाएगा। हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि बच्चा आंतरिक अभिप्रेरित है, यानी अंदर से उसके अंदर जिज्ञासा है कि मुझे ये काम जरूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है। देखो बच्चों के जो प्राथमिक वर्ष होते हैं, जब बच्चा शुरुआती दौर में होता है, उसकी बात यहां पे करी गई है, पढ़िए जरा। देखो लिखा हुआ है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या होता है? सरल से जटिल की ओर होगा, अमूर्त से मूर्त की ओर होगा, वैश्विक से स्थानीय की ओर होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। देखो पहली बात तो सिंपल तरीका है कि चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, पहले छोटे लेवल से सीखता है भाई, स्टार्टिंग करेगा, पहले छोटे छोटे मुद्दे सीखेगा, फिर उसके बाद में बड़े बड़े यानी अपने अपने जो उसका लेवल है उसको बढ़ाते हुए चला जाएगा, है ना। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, विकास यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, वो सरल से जटिल की ओर होती है, यानी पहले छोटी चीजें सीखोगे, सरल चीजें सीखोगे, उसके बाद में जटिल चीजें या विशिष्ट चीजें सीखने की ओर आप ध्यान दोगे, है ना। तो हमारे पास एकदम सही ऑप्शन है बी, ए ऑप्शन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा होता है, यानी भाषा जो होती है आपकी सबसे ज्यादा बेटर कब होती है और सबसे ज्यादा मात्रा में आप भाषा कब सीखते हो, उसकी बात हो रही है। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है या आरंभिक बाल्यावस्था होती है, कौन सी होती है?
आरंभिक बाल्यावस्था है और इसी अवस्था में लैड LAD जो होता है वो अपना भौकाल दिखाता है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिसके बारे में चॉम्स्की ने बताया हुआ है। किसने बताया हुआ है? चॉम्स्की ने बताया हुआ है कि बच्चा जो होता है वो अच्छे से तभी सीखता है जब उसके अंदर भाई मतलब कि शुरुआती दौर में उसको इन्वायरमेंट आप दे दो। मतलब अगर हम नहीं भी दो रहे, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो अपनी लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर लेगा, जैसे उसके आसपास लोग बोलेंगे, है ना, चाहे उसको आप स्कूल में पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। 2 से 6 वर्ष संवेदनशील काल होता है भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ओवरऑल क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं 20 क्वेश्चन, उनमें से आउट ऑफ 20 आपने कितने सही किए वो आप मुझे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा, और कहां पे आपको डाउट रह गया वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक शेयर कर देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कोशिश करो अभी से पढ़ने की, क्योंकि नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है ना। नोटिफिकेशन आउट होता है तब आप पढ़ने बैठते हो, पहले से तैयारी करो ताकि तैयारी आपकी बहुत ही बेहतर हो जाए। अगर आप पहली बार है तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, कोई कहने की बात है नहीं। फिलहाल आपने आउट ऑफ 20 आपने कितने सही किए वो आप मुझे बता दीजिएगा। मिलते फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच भाई। क्या करूं, हाथ जोड़ लूं यार।